आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला अगर आपने सोचा होगा कोई है तो वो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आप लोगों के संज्ञान में ना हो। मैं आपको बताऊंगा, बरेली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है मामला। और इसे अगर हम ये कहें कि आजाद देश का सबसे बड़ा घोटाला है तो कहना कुछ गलत नहीं होगा। 1,90,000 करोड़ का एक घोटाला देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक। और जिस व्यक्ति ने वो घोटाले का उजागर किया, आज वो किन परिस्थिति में है और उनके साथ क्या स्थितियां बैठ रही हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, एक अखबार के। एक किताब लिखी उन्होंने इस घोटाले पर। और आज किताब लिखने के 2 या 3 साल बाद उन सारे लोगों की एक एक करके कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे ही एक पत्रकार हमारे साथ हैं, रविंद्र सूर्यवंशी जी। हम उनसे ये जानेंगे कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण में किताब लिखने से लेके आज तक इतना बड़ा जो घोटाला उजागर किया है, उस घोटाले को उजागर करने में किन किन परिस्थितियों का, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो रविंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं रविंद्र सिंह सूर्यवंशी श्री भगवान राम का वंशज हूँ। और हमारे समाज में कहा जाता है कि क्षत्रिय तो समाज का रक्षक होता है और क्षत्रिय ही समाज को दिशा और दशा बदलने में कामयाब कराता है। सर्वप्रथम मैंने 2014 में इफ्को पर रिसर्च प्रारंभ किया था। इफ्को सहकारी क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी भारत सरकार की नियंत्रण वाली कंपनी है। मैंने देखा कि आखिर किस वजह से, किन परिस्थितियों में इफ्को के एमडी डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी की जेम की जागीर बन चुकी है। शुरू में तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब मैंने अध्ययन प्रारंभ करने के बाद धीरे धीरे जब निकल करके आया तो हालात ये थे। इफ्को में 69.11% हिस्सेदारी भारत सरकार की थी और 30% हिस्सेदारी किसानों की थी। 69.11% हिस्सेदारी कुल मिलाकर के 290 करोड़ होती है और 30% के हिसाब से 120 करोड़ होती है। यानी 420 करोड़ की धनराशि से यह कंपनी 1965 में स्थापित की गई थी। अब बात यह आती है कि इफ्को का एक स्लोगन है कि किसानों के द्वारा, किसानों के लिए, किसानों के विकास के लिए काम। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी का 1993 में इस कंपनी में उदय हुआ और वो इसके एमडी बने। एमडी बनने के बाद से उनके मन में एक जिज्ञासा आई। सन 2002 में केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उदय शंकर जो अवस्थी हैं, इनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इफ्को में घोटाला किया जाए। और प्रधानमंत्री को उन्होंने मूर्ख बनाते हुए एक सजेशन दिया, एक सुझाव दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर किसानों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ना है और भारत का समुचित विकास करना है तो क्यों ना संसद में सन 2002 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया जाए और उससे किसानों की समृद्धि होगी और किसानों का विकास होगा और भारत का नाम विश्व में छा जाएगा। मैं आपको एक सेकंड रोकता हूँ रविंद्र जी। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप एक पत्रकार हैं, काफी समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकार खबर लिखते हैं हमेशा, पत्रकार कभी खुद खबर नहीं बनते। आप कहीं ना कहीं ये स्थिति आज हो गई कि आपकी खबरें छोटी बन गई हैं और पूरे इस पटल पे आपको बड़े मुख्य रूप में देखा जा रहा है। आप खुद एक खबर बन गए। इसकी शुरुआत कब हुई? कैसे ही आपको पता लगा कि इतना बड़ा कोई घोटाला है? और आपने जब सोचा कि इसमें मैं किताब लिखूंगा, वो किताब आपकी बहुत ज्यादा प्रचलित हुई। ये सब जो बीज बोया गया था, ये कहाँ से शुरू हुआ था? सन 2002 में मैं बता रहा था आपको कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट संसद में पास नहीं हुआ। उससे पहले ही डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने 301 साधारण आम सभा इफ्को की बुलाई और इफ्को का जो शेयर था भारत सरकार का 69.11% वो वापस कर दिया और भारत सरकार को पता भी नहीं चला। अब क्योंकि 69.11% हिस्सेदारी भारत सरकार की थी तो मालिक भारत सरकार हुई। जब भारत सरकार को पता नहीं चला और एजीएम बुला करके भारत सरकार का शेयर वापस कर दिया। बाकी अब दुख की बात यह होती है कि 1965 में 290 करोड़ रुपए निवेश किया गया था और 2004 में 290 करोड़ रुपए वापस किया गया भारत सरकार का। बाकी जो पैसा था वो उदय शंकर अवस्थी और राजनीतिक दल खा गए। मेरे मन में यहीं से एक विचार आया कि ये तो भारत का सबसे बड़ा घोटाला है और भारत की मीडिया बड़ी सशक्त है, बड़ी जिज्ञासु है, लेकिन इस घोटाले पे किसी ने नजर क्यों नहीं दिखाई। बस मैंने रिसर्च करना प्रारंभ किया और मैंने एक किताब लिखी। सन 2014 से लिखना शुरू की, रिसर्च शुरू किया। 2018 में मेरी किताब प्रकाशित हुई, इफ्को किसकी, टाइटल था। उस किताब को श्री राजपूत कड़ी सेना के माध्यम से जयपुर में
विमोचन किया गया था। इसके बाद उदय शंकर अवस्थी को लगा कि ये तो सारा घोटाला खुल चुका है। उन्होंने मेरे ऊपर जून 2019 में 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया। इसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में चला गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री रंजन गोगोई जी ने फरवरी 19 में एक जजमेंट पारित किया, जिसमें मेरी जीत हुई और सीबीआई और ईडी के जांच के आदेश हो गए। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अगर याचिकाकर्ता रविंद्र सिंह निराश होते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वार हमेशा के लिए खुले हुए हैं। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में ईडी, सीबीआई और यूनियन ऑफ इंडिया को निरंतर रिप्रेजेंटेशन देता रहा। सरकार ने लास्ट ईयर मई 2021 में 17 लोगों के खिलाफ, यानी इफ्को के एमडी डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर दी। सर्वप्रथम राजद के सांसद एडी सिंह की गिरफ्तारी होती है और उनकी लगभग 100 करोड़ की संपत्ति जब्त हो जाती है। कब हुई है ये गिरफ्तारी? ये गिरफ्तारी बीते साल जून में हुई थी। इसके बाद अलंकृत एक कंपनी है चार्टेड अकाउंटेंट, उसके अग्रवाल साहब है चेयरमैन, आलोक अग्रवाल जी, उनकी गिरफ्तारी होती है। अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े राजीव सक्सेना की इसी इफ्को घोटाले में गिरफ्तारी होती है। अब इस समय वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है? आज क्या स्थिति है? किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? इसके अलावा भी कुछ परेशानी आई होंगी। हो सकता है आपको कोई लालच भी दिया गया हो, धमकाया भी गया हो, क्योंकि मैं ये सब चीजें इसलिए जानना चाह रहा हूँ। कई सारे पत्रकार हमारे हैं जो डर जाते हैं सच की आवाज उठाने से। उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वो आपके माध्यम से जान पाएंगे। देखिए, मेरे मन में एक विचार था, पत्रकारिता आज भी एक विचार है, पत्रकारिता एक जज्बा है, पत्रकारिता एक सोच है। मैंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है, गांव से निकल करके आया, तो मेरे मन में हमेशा ये विचार रहा कि मैं गरीबों के लिए काम करूं, यतीमों के लिए काम करूं। इफ्को कंपनी से जुड़े हुए भारत के साढ़े 5 करोड़ किसान हैं। जब ये घोटाला होता है तो भारत के 5.5 करोड़ किसानों का जीवन पे प्रभाव पड़ता है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उनका सिर्फ यही कहना था कि ईमानदार को डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी इसी जोश में किताब को लिखना प्रारंभ कर दिया कि अब तो ईमानदार को डरने की जरूरत ही नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो मैं क्यों डरूं? भाई, मैं तो अपने धर्म को बहुत ईमानदारी से निभाऊंगा। जब मैंने किताब लिखना शुरू किया तो मुझे डराया भी गया और मुझे दबाया भी गया, लेकिन एक नाम है जिसको मैं बड़े आदर के साथ लेना चाहता हूँ। पीएमओ में प्रधान सचिव माननीय प्रधानमंत्री के थे नृपेंद्र मिश्रा जी। आज उनकी वजह से मैं जीवित हूँ और उनकी वजह से ही ये घोटाला खुला है और उनकी वजह से ही आज मेरी किताब जो है प्रकाशित हुई है। उनका काफी मेरे साथ सहयोग रहा और उन्होंने ईमानदार के लिए, मेरे जैसे ईमानदार पत्रकार के लिए एक सम्मान दिलाने का कहीं ना कहीं प्रयास और कोशिश भी की है। अब रही बात जहाँ तक डराने की और धमकाने की, तो आप जानते हैं कि कारपोरेट इफ्को जो है बहुत बड़ी कंपनी है और सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जब किसी के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू होती है और उसके खिलाफ ईडी मुकदमा दर्ज कर देती है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि आजाद भारत में डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी 85 साल की आयु में आज भी एमडी के पद पर आसीन है और अपराधी नंबर 1 है सीबीआई के एफआईआर में, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होते हैं। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली उनको स्टे दे देता है और जो अपराधी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर तक हैं वो गिरफ्तार होते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त होती जा रही है। मेरा तो यही कहना है कि अभी जो एमडी है उनकी कुछ प्रॉपर्टी जब्त हुई है। हाँ, डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी के पास जो मेरा संज्ञान है, जो मैंने रिसर्च किया है, जो मेरे लिए जानकारी हुई है, वो 21,000 करोड़ की है। लेकिन दुख होता है मात्र 125 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त होती है। 125 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है ईडी ने अभी हाल ही में। हाँ, अभी हाल ही में 125 करोड़ की उनकी संपत्ति अटैच हुई है, लेकिन उनके पास तो लगभग 21,000 करोड़ की संपत्ति है। और डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी से जुड़े हुए जितेंद्र तिवारी हैं, आरपी सिंह हैं, आरके कपूर है, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनकी इनकम अगर 10 लाख सालाना है तो संपत्ति इनके पास 10 करोड़ सालाना की हिसाब से बड़ी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये जांच के दायरे को बढ़ाया जाए और जो किसानों के मेहनत खून पसीने का पैसा है उसको इनसे वसूला जाए और सर्वप्रथम इनको इनके पद से हटाया जाए। अच्छा, अब ये जांच जिस स्थिति पे पहुंच चुकी है, क्योंकि आपकी लड़ाई 3 साल लगभग हो गए इस लड़ाई को चलते हुए, अब ये जांच जहां पहुंच चुकी है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं अभी? मैं इस जांच से, देखिए कहते हैं ना, एक से शुरुआत होकर के और गिनती की जो अंत होता है वो 100 तक होता है। मैं इस जांच से अभी तक 1% संतुष्ट हूँ। 99% मुझे इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और 99% मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि भारत सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे,
ईमानदार को डरने की जरूरत नहीं है। तो आज मुझ जैसे ईमानदार पत्रकार को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है और भारत भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो रहा है, बल्कि भारत भ्रष्टाचार युक्त हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र में और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की प्रदेश में कोई नहीं सुन रहा है। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, नेता बेलगाम हो चुके हैं, दोनों हाथों से पैसा कमा रहे हैं और मैं इस जांच से पूर्णतः असंतुष्ट हूं। आप थे रविंद्र सूर्यवंशी जी, जिन्होंने 3 साल इतनी मेहनत की है, इतना रिस्क लिया है, धमकियां भी झेली हैं, पैसों का लालच भी झेला है और एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। उसके बाद वो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमने उनसे बात की, उन्होंने हमें बताया भी किस किस हालातों से वो गुजरे हैं और अब वो जो जांच चल रही है उस पर संतुष्ट नहीं है, जबकि 7-8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इफ्को के जो एमडी हैं उन पर एफआईआर हो चुकी है, उनकी 125 करोड़ की संपत्ति जो है वो अटैच कर ली है ईडी ने। उसके बाद भी उनका कहना ये है कि बहुत बड़ा घोटाला है, ये तो सिर्फ 1% ही कार्रवाई हुई है या 1% ही पैसे का जो उन पे आरोप लगा है, उन लोगों पे जो रिकवरी हुई है वो सिर्फ 1% है। इसकी और भी आगे जांच चलनी चाहिए और हम भी इनके लिए सपोर्ट करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं उन सभी चैनलों को, उन सभी माध्यमों को कि वो आएं और एक बार इस पर और गहरी जांच करें, ताकि देश से कम इतने बड़े भ्रष्टाचार जो सबके सामने हैं, जो उजागर हो चुके हैं, वो भ्रष्टाचार जो है कहीं ना कहीं उन पर लगाम लगे। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।